नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। बिहार चुनाव समापन की ओर आ चुका है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब सबकी निगाहें रिजल्ट पर है। फर्स्ट फेज का एनालिसिस डिस्ट्रिक्ट वाइज और सीट वाइज हमने करा था और आप लोगों ने उसे प्यार भी बहुत दिया था। और अब सेकंड फेज के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट वाइज एनालिसिस के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ हैं शशि जी। स्वागत है शशि जी आपका। प्रिंस जी। शशि जी, सेकंड फेज में सबसे पहले हम वेस्ट चंपारण की बात कर लेते हैं। वेस्ट चंपारण में 9 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 8 एनडीए के पास आई थी और एक महागठबंधन के पास। तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? वो बीजेपी का गढ़ है। सब बीजेपी और जदयू यहाँ अच्छा करते आई हैं और पिछली बार सिर्फ एक ही सीट, सिकटा की जो सीट थी जी, वो सीट माले के पास आई थी जी। इस बार वो सीट मुझे लगता है कि जदयू के पास चली जाएगी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो मत है वो बढ़ रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो कुछ वोटों को ले रहे हैं। लेकिन इस जिले में कांग्रेस एक सीट ले सकती है, नई सीट, मतलब महागठबंधन को हरा सकती है। वो चनपटिया की सीट, चनपटिया वो सीट है जहां पर मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में सब लोग जानते हैं और इनके लड़ने कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनडीए का वोट कटेगा और ये सीट कांग्रेस के पास आ सकती है जी। उसके अलावा 2 और सीट पर नजर बनाए रखिए और वो सीट है, एक रिजर्व सीट है रामनगर और वाल्मीकि नगर। यहाँ पर भी बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ है। ये सीट भी अगर बदल जाए, तो दोनों सीट एनडीए के पास थी, इसमें से एक या दोनों चला जाए महागठबंधन की ओर या चला जाए तो अच्छा नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत कांटे की टक्कर है। मैं दोनों सीट में अभी भी एनडीए को एज दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। और बाकी जितनी भी सीट है अंततः सबकी एक जैसी स्थिति रहेगी। एक बेतिया की सीट है जिसमें चुनाव के पहले देखने को मिल रहा था कि इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट रोहित सिकारिया वो यहाँ शायद बीजेपी को हरा दे इंडिपेंडेंट होते हुए, लेकिन अंतिम दिन यहाँ पर वोट बीजेपी को ही गया। तो बाकी इस सीट में हूबहू जैसा रिजल्ट पहले आता है वैसे ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से 3 सीट मिल सकता है महागठबंधन को और बाकी सीट एनडीए की ओर। तो एनडीए यहाँ पर अभी भी मजबूत स्थिति में है। अब ईस्ट चंपारण की बात करें शशि जी, तो इसमें 12 सीटें हैं, जिसमें 9 एनडीए के पास थी पिछली बार 2020 में और 3 महागठबंधन के पास। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, वो जो 3 का नंबर है, इस बार थोड़ा सा इस जिले में फाइट हो रहा है जी। और इस जिले में आप देखिए रक्सौल की एक सीट है, वहां कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। मोतिहारी जो बीजेपी की बहुत मजबूत सीट है जी, वहां पर देवा गुप्ता आरजेडी के टिकट पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ढाका की सीट में फैजल रहमान जीतने की स्थिति में। कल्याणपुर की सीट जो कि पिछले बार आई थी आरजेडी ने जीती थी और नरकटिया की सीट आरजेडी जीती थी, यहाँ भी अच्छा फाइट है। हर सीधी एक सीट है, वहां सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो सीट में भी आरजेडी फाइट में है। इस पूरे जिले को अगर हम देखें तो पिछले बार जैसे इस जिले के हम चंपारण की बात करें तो सुगौली की सीट जीती थी आरजेडी। इस सीट में क्या हुआ था कि नॉमिनेशन जो थे, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे वो वीआईपी के टिकट पर लड़ने जा रहा था, उनको नॉमिनेशन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे तेज प्रताप जी के पार्टी, उनको समर्थन दिया था महागठबंधन में। तो सुगौली की सीट हो सकती है कि लोजपा जीत जाए, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं, आप इंडिपेंडेंट को सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि कांटे का मुकाबला है इस सीट में, लेकिन मैं सीट लोजपा को दे रहा हूँ। मोतिहारी की सीट में क्लोज फाइट है, कोई भी जीत सकता है। बीजेपी को एज है, आप कह सकते हैं, लेकिन कोई भी जीत सकता है। नरकटिया की सीट जो कि माना जा रहा था कि आरजेडी जीतेगी, वहां फाइट हो गया है और किधर भी जा सकता है। आरजेडी और जदयू में इस सीट में फाइट है। कल्याणपुर की जो सीट थी वो आरजेडी के पास थी और आरजेडी के पास ही रहने की उम्मीद है। गोविंदगंज सीट जो थी वो बीजेपी के पास थी, इस बार इस सीट से लोजपा चुनाव लड़ रही है। इस सीट में लोजपा के जीतने की उम्मीद है। केसरिया की सीट जो थी वो जदयू के पास थी और एक बार फिर जदयू के पास रह सकती है। पिपरा की जो सीट थी वो सीट में, पिपरा की जो सीट आप देखते हैं उस सीट में कहीं ना कहीं फाइट हुआ है और बीजेपी के पास थी, ये सीट सीपीएम छीन सकती है। यहाँ जबरदस्त फाइट हुआ है। आगे हम बात करें आपको मधुबन की, तो ये बीजेपी के पास थी और बीजेपी के पास फिर से रह सकती है। चिरैया की सीट बीजेपी के पास थी, फिर से बीजेपी के पास रह सकती है। ढाका की सीट बीजेपी से आरजेडी की ओर जा सकती है। तो ये था पूरे इस चंपारण जिले। तो कुल मिला के अगर आप बोले तो पिछले बार 3 सीट महागठबंधन के पास आई थी, मुझे लगता है इस बार 3 से 5 महागठबंधन की ओर जा सकता है। अगर ये ढाका जीतते हैं, अगर ये हरसिद्धि जीत लेते हैं और कल्याणपुर जीत लेते हैं तो 3 तो ये जीतते हैं। और रक्सौल, नरकटिया और मोतिहारी में से अगर 2 आता है, एक भी आता है, तो 3 से 5 यहाँ मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन का 1 से 2 सीट कम हो सकता है जी। शशि जी, मुझे एक बात बताइए कि वेस्ट और ईस्ट चंपारण में जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है ये भाजपा का गढ़ समझ में आता है। तो इसका रीजन क्या है पीछे का? देखिए, इसका रीजन है कि एक तो एबीसी मतदाता है जो नीतीश कुमार की तरफ होते हैं, दूसरा
बीजेपी हरदम यहाँ से जीतते हैं, तो लीडरशिप जो है जी। डिफरेंट कास्ट को बीजेपी में, लेकिन इस बार अच्छा मौका था। नहीं, लेकिन 2015 के चुनाव में भी इसमें ऐसी बहुत सारी सीटें थी जब नीतीश कुमार जी अलग हुए तो भी भाजपा जीत के आई। भाजपा के यहाँ एक बूथ का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बार अच्छा मौका था जी। कांग्रेस के पास सीटें अपनी बढ़ाने की। नरकटिया की सीट, नरकटियागंज की सीट, जी। वो कांग्रेस इस बार जीत सकती थी, जी। गलत उम्मीदवार देने के कारण हार रही है। जी। बेदिया की सीट इस बार जीत सकते थे, जी। लेकिन गलत उम्मीदवार देने के कारण हार रहे। नौतन ये सीट इस बार जीत सकते थे, जी। जो नौतन की सीट बीजेपी जीतेगी, जी। वो सीट गलत उम्मीदवार देने के कारण हार रहे हैं। जी। इस पूरे जिले में मिलाकर देखें तो मेरा यह मानना है कि एनडीए इतनी अच्छी प्रदर्शन की थी कि उससे बढ़ने की उम्मीद एनडीए का कम है। उससे कम होगा, कितना कम होगा देखना दिलचस्प होगा। जी। इन दोनों जिले मिलाकर मुझे लगता है जी। कि 3 से 5 सीट, 3 से 4 आप ले लो, कम हो सकता है। महागठबंधन यहाँ पे बढ़ता हुआ थोड़ा सा बढ़ सकता है। जी। और सीहोर की बात करते हैं। सीहोर में शशि जी एक ही सीट है, और जो पिछली बार महागठबंधन के पास थी, और चेतन आनंद जी चुनाव लड़े थे। आनंद चले गए जी, बिल्कुल औरंगाबाद जिले में चले। हाँ जी। इस सीट में रघुनाथ झा के पोते को टिकट दिया जी। तो इस सीट में मुकाबला है, थोड़ा सा टाइट मुकाबला होगा, क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट सैफुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता का वोट लेके जाएंगे। मानिए रघुनाथ झा के जो पोटे नवनीत जी, वो यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में है। ये सीट आरजेडी के पास थी, आरजेडी के पास ही एक बार फिर से। अब सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं शशि जी, तो सीतामढ़ी में 8 सीट है, 8 में से 6 पिछली बार एनडीए के पास थी और 2 सीट महागठबंधन के पास। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन बढ़त लेगा? सीतामढ़ी में टोटल 8 सीट है जी। 8 में पिछले बार क्या आपने बताया कितना, क्या रिजल्ट था? 6 एनडीए के पास थी और 2 महागठबंधन के पास। 6 से कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो कम होगा जी। इसमें बाजपट्टी की सीट आरजेडी के खाते में आ रही है जी। उसके अलावा जो बेलसंड की सीट है वो आरजेडी के कोटे में आ रही है, तो 2 सीट तो आ ही रही है जी। तो 6-2 तो यहाँ ये स्कोर में। लेकिन सीतामढ़ी सीट, रूनी सैदपुर सीट जी में फाइट हुई है जी, और जबरदस्त फाइट हुई, यहाँ तक कि सुरसंड में भी फाइट हुई है जी। इस तीनों सीटों में से कोई ना कोई 1 या 2 सीट आरजेडी के खाते में आएगी, महागठबंधन खाते में जी। और रीगा और बतनाहा ये दोनों सीट में जी। बतनाहा में सिटी में खिलाफ जबरदस्त कैंटीन गवर्नमेंट थी जी, और रीगा में लड़ते हैं मीट टूना जी, जो कांग्रेस मजबूत नेता है, पर सोशल इक्वेशन उनके फेवर में नहीं होता है जी। इसमें भी फाइट हुआ है। मुझे लगता है बतनाहा और रीगा शायद निकाल ले बीजेपी अंतिम समय, क्योंकि वोट बैंक काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि सीतामढ़ी, सुरसंड और सैदपुर, इन तीनों सीटों पर नजर रखिए। इन तीनों में से इस बार जरूर 1 या 2 सीट कम हो सकती है एनडीए का। जी शशि जी, एक बात और बताइए कि इस बार जब आपने वोटिंग देखी, आपकी बहुत लोगों से बिहार में बात भी हुई, तो मंच से इस बार भी जंगल राज की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बार देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेजॉरिटी वोटर जो युवा थे उन्होंने जंगल राज देखा ही नहीं था, वो उसके बाद पैदा हुए। तो क्या जो जंगल राज का नेगेटिव एनडीए गठबंधन चलाने की कोशिश कर रहा था कि आप वोट करेंगे तो जंगल राज के जो लाने वाले थे वो वापस आ जाएंगे, तो क्या वो चला वोटिंग वाले दिन? वो इतना नहीं चला। जो सबसे बड़ा नैरेटिव चला वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, सारे एग्जिट पोल आने के बाद महिला वोटर्स की बात जी बात कर रहे हैं। वो देखेंगे कि महिला वोटर्स कितना किसको बचा ले जाएंगी जी। तो एक कोहट अनुसार एक नैरेटिव चला, यूथ के बीच में नैरेटिव था प्लान का जी। और हमारे यहाँ 30% यूथ वोटर है, 18 से 29 साल के वोटर। जो सर के साथ नए वोटर भी जुड़े हैं 21 लाख, उसमें से भी ज्यादा यूथ वोटर हैं जी। तो वो उनका एक था, महिलाओं के बीच में था कि भाई हमको पैसा मिला है जी। और इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा था रूलिंग पार्टी का, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता। तमाम डेस्क पर कहीं कहीं जीविका का डेस्क बनाया गया था जी। और जीविका लोग समझा रही थी कि आपको 10,000 मिला है, आप नीतीश को वोट दीजिएगा जी। तो इस तरह की भी चीजें मेरे जहन में आई है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार कहीं ना कहीं कास्ट से छूटा नहीं है। हर पार्टी का अपना एक कास्ट वोट बैंक है जी। उस वोट बैंक को आप कितना फ्रीवी से तोड़ पाओगे, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है जी। मेरा मानना है कि हर कोहट का एक रोल है। इशू का ये जंगल राज ये सब इशू उतना नहीं चला जी। अंत में सीट बाई सीट इलेक्शन हुआ है और बहुत सारी ऐसी सीटें जिसका बताना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है शशि, आगे बढ़ते हैं। तो अब मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी के अंदर, मधुबनी जिले में 10 सीटें, काफी बड़ा जिला है, और 8 इसमें एनडीए के पास थी पिछली बार और 2 महागठबंधन के पास। तो इस बार महागठबंधन का बढ़त बना पाएगा? हाँ, यहाँ देखिए मधुबनी काफी मजबूत जिला है भाजपा के लिए, और पिछले बार मधुबनी दरभंगा ये दो जिला इस सरकार नहीं बनने दिया था तेजस्वी। बिल्कुल, तेजस्वी भी रह गए थे जाले की वजह से। हाँ, लेकिन इस बार मधुबनी में सीटें इनकी बढ़ेगी, उससे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है महागठबंधन जी। अगर हम बात करें हरलाखी सीट की, हरलाखी में सीपीआई लड़ रही है जी। तो सीपीआई इस सीट को छीन सकती है बीजेपी से। चाय भी पीते रहिए शशि की, लंबी चर्चा चलने वाली है। सॉरी, जदयू से सीट सीपीआई छीन सकती है हरलाखी की सीट,
और उसके बाद हम बात करें बेनीपट्टी, तो बेनीपट्टी में बहुत ही क्लोज फाइट हुआ है जी। बेनीपट्टी में भाजपा के मजबूत नेता चुनाव लड़ते हैं विनोद नारायण झा, जी। वो इस बार फंस गए हैं। यहाँ पे मीनाल चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, जी। जो कि काफी ने डैमेज कर रहे हैं। अगर मीनाल अच्छा वोट काटते हैं तो सीट कांग्रेस उनसे छीन लेगी। जी। ये बेनीपट्टी की टोली बीजेपी के पास जा रही है, पर ये बीजेपी यहाँ भी क्लोज फाइट हुआ है। जी। बाहुबली सीट जो पिछले बार आपको जदयू के पास थी, जी। हाँ बाहुबली पिछले बार जदयू के पास थी, ये इस बार आरजेडी के पास आ रही है। बीसपी की सीट बीजेपी के पास थी, वो सीट आरजेडी के पास जा सकती है। वहां बहुत क्लोज फाइट है। मधुबनी सीट आरजेडी के पास थी, आरजेडी के पास ही रहेगी। मधुबनी में समीर महासेठ चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर आरएलएम चुनाव लड़ा था और उन्होंने माधवानंद को टिकट दिया था, जो समीकरण के अगेंस्ट था। यहाँ भूमिहार वोटर की संख्या बहुत कम है, तो ये मधुबनी की सीट में भी आरजेडी के जीतने की उम्मीद है, जो पिछली बार भी जीती थी। और राजनगर सीट बीजेपी की सीट है, ये सीट बीजेपी ही जीतेगी, जो रिजर्व सीट है। जजहारपुर में नीतीश मिश्रा जी चुनाव लड़ते हैं, जो बड़े नेता हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़के हैं, तो ये इनकी मार्जिन अच्छी रह सकती है, मोर देन 25,000 वोटों से जीत सकते हैं नीतीश मिश्रा जी। फूलपरा, जो कि उम्मीद किसी को नहीं था, यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने एक टिकट दिया था ईबीसी कैंडिडेट को। यहाँ पर शीला मंडल जी चुनाव लड़ती हैं जदयू से, जो कि मंत्री भी शायद रही हैं, तो ये फंस गई हैं, इनका सीट फंस गया और यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। उपरास में लौकहा की सीट, जो पिछले बार आरजेडी जीती थी, वो मुझे लगता है कि जदयू इस बार छीन लेगी। तो इस बार देखिए मधुबनी तो कंफर्म है कि आरजेडी जीतेगी। इसके अलावा जो महागठबंधन है, इसफी में फाइट में है, वो फूलपरास में फाइट में है, वो बेनीपट्टी में फाइट में है, हरलाखी में फाइट में है, और बेनीपट्टी में हरलाखी में फाइट में, बेनीपट्टी में फाइट में है, और तो इन जो 4-5 सीटों में फाइट में है, तो इसमें से अगर 2 भी जीतते हैं तो कम से कम 2 का इजाफा होगा। तो मुझे लगता है 2+2 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ सीटें महागठबंधन का बढ़ना तय है। जी। तो शशि जी, इस पूरे एरिया को मिथिलांचल कहा जाता है और सीता जी मिथिलांचल से आती हैं। यहाँ पर बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, तो यहाँ पर एक सीता जी का बड़ा मंदिर बनेगा, तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं नहीं चला है, वो डाउन हुआ इस बार। सीटें कम हो रही है, अगर चला भी उस नैरेटिव का तो बहुत ज्यादा नहीं चला। अगर बहुत चलता तो मैथिली ठाकुर ने तो बोला था कि हम जहाँ सलीनगर को चुनाव लड़ रही थी, वहां कुछ उन्होंने नाम बदलने के बाद कुछ और बना देंगे। जी बिल्कुल। मतलब उनका चुनाव पहले फेज में हो गया, तो उनको चुनाव जीत जाना चाहिए था आसानी से। उनकी भी सीट फंसी हुई होंगी। बिल्कुल। इस जिले में टिकट वितरण काफी अच्छा किया आरजेडी ने, उसका लाभ है। जैसे बाबूबरी में उन्होंने एक यादव कैंडिडेट को टिकट नहीं देके कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट दिया, तो कुशवाहा कैंडिडेट के देने में क्या कुशवाहा वोट एनडीए का टूटा, उनका कैंडिडेट सिलेक्शन कहीं ना कहीं बेटर हुआ आरजेडी का, इसका लाभ मधुबनी में इनको हो। जी। आगे बढ़ते शशि जी सुपौल की तरफ। अब सुपौल भी एक ऐसा जिला रहा था 2020 का जिसमें 5 सीटें और 5 की 5 एनडीए ले आई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है? मजबूत जिला है, जदयू का वोट बैंक का, इसी वोट बैंक के लिए जाना जाता है। जी। इसमें आपको ममौता, मात्य, बिंद, मला, ये सब जो कम्युनिटी है काफी ज्यादा आपको मिलेगी, और वही लोग चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इस जिले में आरजेडी ने इस बार थोड़ा टिकट वितरण सही किया। देखिए पिछले अगर बात करें इस बार सुपौल में तो बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 2 सीट में आप नजर बनाए रखिए, एक त्रिवेणीगंज और एक छतरपुर। ये 2 सीट में बहुत कांटे की लड़ाई है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों में आरजेडी एक भी ना जीते, हो सकता है दोनों जीत ले, एक जीत ले, कहना बड़ा मुश्किल है। पर छतरपुर नीरज सिंह बबलू और व्यूअर्स को बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके चचेरे भाई हैं, और काफी मजबूत दबंग विधायक कहे जाते हैं वहां के। यहाँ पर इनके विरोध में एक नोनिया जाति के उम्मीदवार को टिकट, जी बिल्कुल, आरजेडी की एक अच्छा मूव है जी। और यहाँ पर जन स्वराज ने राजपूत जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। हाँ जी। अगर जन स्वराज कुछ वोट काटता है जी, तो डायरेक्ट नीरज सिंह बबलू को होगा। आरजेडी सेटबैक कर दे, मतलब सेटबैक दे दे नीरज सिंह बबलू जी को, पर मैं इसको क्लोज ही मानूंगा। और दूसरा जो रिजर्व सीट है त्रिवेणीगंज, तो इस बार मुझे लगता है कि सुपौल एकदम एनडीए की तरफ नहीं जाएगा। एक सीट तो कम हो, माने 1 से 2 सीट कम हो सकती है, मिनिमम में 1 मानता हूँ जी। आगे बढ़ते शशि जी अररिया की तरफ। तो अररिया में भी एनडीए के पास पिछले इलेक्शन में बढ़त थी, 6 सीटें हैं, 4 एनडीए लेके आई थी, 1 सीट हम आपकी महागठबंधन के पास थी, और यहाँ पे ओवीसी जी का खाता खोला था। हाँ, तो 1 सीट लेके आए थे वो, तो क्या इस बार वो अपना बचा पाएंगे? 1 सीट वो जोकीहाट की सीट जीत गए थे, तो इस बार वो लड़ाई में जोकीहाट में नहीं है जी। जोकीहाट सीट जो एमआईएम जीती थी, वहां 2 भाइयों के बीच में मुकाबला है जी। तस्लीमुद्दीन जी जिनको
सीमांचल का गांधी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। उनके दो बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक आरजेडी से, एक जनस्वराज से। उन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। ये एक ऐसी सीट होगी जहां मुझे लगता है जनस्वराज चुनाव नहीं भी जीतती है तो सेकेंड स्थान पर होगी और बहुत अच्छा वोट आएगा इस सीट में। तो जो की हट की सीट जो एमआईएम के पास थी वो आ रही है आरजेडी के पास। ये एक बड़ा चेंज है। उसके अलावा अररिया में नरपतगंज की सीट थी, वहां पर बहुत ही क्लोज फाइट है बीजेपी और आरजेडी में। कोई भी जीत सकता है। अररिया की सीट कांग्रेस के पास थी, एक बार फिर से कांग्रेस के जो अब्दुल रहमान जो सिटिंग एमएलए है एक बार फिर से अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं। और सिटी की सीट जो बीजेपी के पास थी, विजय मंडल जी बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव लड़ते हैं तो एक बार फिर से वो चुनाव जीतेंगे मुझे लगता है ऐसा सिटी में। तो अगर अररिया की बात करें तो पिछले बार जो रिजल्ट था आप यहाँ दे सकते हैं कि 2 से 3 महागठबंधन और उतना ही एमआईएम का इस बार खाता नहीं खुल रहा है। खाता नहीं खुलेगा जी ठीक है। एमआईएम की जो सीट है वो वहां फाइट में नहीं, वहां फाइट है आरजेडी वर्सेस जनता। ठीक है। तो सर जी पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया से काफी दबंग नेता आते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय यहाँ से सांसद बन गए, लेकिन पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे 7 सीटें थी, अब भी है। तो इसके अंदर 7 में से 4 सीटों पर एनडीए जीती थी, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट यहाँ पर फिर एमआईएम ले आई थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि एमआईएम अपना खाता बचा पाएगी और महागठबंधन बढ़ पाएगी आगे? पिछले बार से पूर्णिया बहुत बदल गया है जी। तो पप्पू यादव जो 7 नहीं थे 7 में है जी। बीमा भारती जी जो बंगौता के एक लीडर हैं, हाँ जी, पप्पू यादव के सामने चुनाव लड़ी थी लोकसभा का आरजेडी के सिंबल पे, वो आरजेडी के सिंबल पे विधानसभा लड़ रही हैं जी। इसके अलावा संतोष कुशवाहा जो पप्पू यादव के सामने लड़े थे लोकसभा, हाँ जी, जदयू के टिकट पर, जदयू के बड़े कुशवाहा लीडर है, हाँ जी, वो आ गए हैं आरजेडी में, आरजेडी ज्वाइन कर गए, हाँ जी। और पप्पू यादव जी अपना पूरा जोर यहाँ लगा रहे हैं जी। पूर्णिया की सीट में इतना जरूर कहना पड़ेगा कि जो भी बीजेपी की कंफर्म सीट होती थी, जैसे एक रिजर्व सीट है पूर्णिया में बनमनखी, यहाँ पर भी जबरदस्त फाइट हुआ है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में, इतना तय है। और बाकी जो रुपौली और धमदाहा जो भी कंफर्म सीट होती थी वहां भी जबरदस्त फाइट हुआ है। पूर्णिया बीजेपी जीत रही है बहुत एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी। जो बीजेपी हम कह सिटिंग एमएलए है उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक काफी बड़ा है। एक सीट एमआईएम को आई थी, एमआईएम उस सीट में लड़ाई में बनी हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम को वो चुनाव लड़ते हैं अमौर में। अमौर एक ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस का जितना तय था, लेकिन सिटी टिकट वितरण सही नहीं होने के कारण जिनको टिकट मिला है वो पहले एमएलए रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्षेत्र में इतना घूमते नहीं है, इस कारण लोग वोट देना चाहते थे इनको, लेकिन अब कितना वोट दे पाए हैं नहीं दे पाए हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अमौर में मेरा मानना है कि ट्रेंगुलर फाइट है कांग्रेस एमआईएम और जदयू के बीच में, जिसमें मैं सीट एमआईएम को दे रहा हूँ। एमआईएम यहाँ खाता खोल रहा है, ऑप्शन नहीं होने के कारण, कांग्रेस से सही ऑप्शन नहीं होने के कारण हो सकता है कि एमआईएम को यहाँ पर लाभ हो जाए अमौर में। बैसी की जो सीट वो आरजेडी के पास थी, एक बार फिर आरजेडी के पास आ रही है। बनमखी रुपौली और धमदाहा में बहुत ही क्लोज फाइट है। बताना बड़ा मुश्किल कौन जीतेगा। बनमखी में बीजेपी को एज दे सकते हो और आप धमदाहा में आप जदयू के लेसी सिंह को एज दे सकते हो और रुपौली में आरजेडी को एज दे सकते हो, बीमा भारती को एज दे सकते हैं आप। और पूर्णिया की जो सीट हो बीजेपी जीतेगी। तो ये पूरा पूर्णिया था। और पूरे पूर्णिया की बात करें तो, और एक कस्बा की सीट है, कस्बा के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में चुनाव है। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा अशफाक आलम जी का और एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया और यहाँ पर लोजपा लड़ रही नीतीश कुमार सिंह। इतना मैं कहूंगा कि कस्बा में लोजपा जो है वो मुझे लगता है 3रे या 4थे स्थान पर है, ये तो तय है। इस सीट में मुकाबला हो रहा है कांग्रेस बनाम इंडिपेंडेंट प्रदीप कुमार दास के बीच में। अब देखना होगा कौन जीतेगा। बहुत ही क्लोज मुकाबला है, जो भी जीतेगा बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतेगा। तो शशि जी एक बात बताइए, इस बार ओवैसी जी ने खूब अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया, उनके भागते हुए विजुअल आए पूरे चुनाव में, लेट नाइट उन्होंने बड़ी सभाएं करी, फ्लैश लाइट जलवा के फिल्मी अंदाज में। तो क्या उनका असर सीटों पे दिख रहा है या बिहार के जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाता जिनमें उनकी पैठ हुई थी 2020 में 5 सीटें ले आए थे, इस बार वो खत्म होता हुआ जा रहा है? और देखिए जब उनको पिछले बार उनको प्रदर्शन अच्छा रहा था, इनका 5 सीट आई थी तो सीट इसलिए मिला था कि लोग के पास बेटर ऑप्शन के रूप में एमआईएम के कैंडिडेट थे। जिन एमएलए खिलाफ सिटिंग इनकम्बेंसी थी उनका टिकट नहीं काटा गया आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा, तो लोगों ने विकल्प के रूप में एमआईएम को चुना। इस बार वो स्थिति नहीं थी। इस बार देखिए अगर अमौर में एमआईएम जीत सकता है तो सिर्फ इसलिए जीत सकता है कि कांग्रेस अच्छा है, ऑप्शन नहीं था। इस बार यहाँ के जो मुस्लिम वोटर थे वो कंफ्यूज नहीं थे, उनको मालूम था कि भैया हमको किसकी सरकार बनानी है, तो वो ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में थे। और राहुल गांधी जो एक लीडर हैं जिनके बारे में लोग कुछ भी बोले, पर
इस एरिया के जितने भी वोटर हैं, जी खासकर मुस्लिम वोटर, उनके बीच में काफी लोकप्रिय लीडर है। जी तो राहुल, ये जो आप देख रहे हैं कस्बा की जो सीट, जी जी यहाँ पर कांग्रेस जीत ही रहे ड्यू टू राहुल गांधी, अगर जीतता है तो, जी। हालांकि इंडिपेंडेंट से जी जबरदस्त फाइट है। जी तो ये था वैसी जी का असर था, मुस्लिम में था, जी पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम था। जी। अब बात करते हैं कटिहार जिले की। शशि जी, कटिहार में 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 पिछली बार एनडीए के पास आई थी और 3 इस बार मतलब पिछली बार 3 महागठबंधन के पास आई थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार किसके पास एज रहेगा? देखिए, महागठबंधन के पास आई थी कदवा, जी रामपुर और मनिहारी, ये 3 सीट आई थी। जी ये तीनों सीट भी इस बार फिर आ सकती है। ठीक है तो ये 3 तो इनके पास आएगा ही। जी और 2 सीट पर नजर बनाए रखिए, कटिहार और प्राणपुर। जी यहाँ जबरदस्त फाइट है। बरारी की सीट जदयू के पास थी जी और जदयू शायद एक बार फिर से जीत जाए। यहाँ पर कांग्रेस के तौकीर आलम चुनाव लड़ रहे हैं बरारी, बिल्कुल जी जिनको टिकट मिला था प्राणपुर, फिर प्राणपुर से इनको भेजा गया बरारी। जी तो ये जदयू इधर बढ़त की ओर है। कोरहा एक सीट है जो हम्म, पिछले बार बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी की जीतने की उम्मीद है। जी लेकिन कटिहार और प्राणपुर में जबरदस्त फाइट है। जी इसमें से अगर एक भी जीतती है जी तो यहाँ महागठबंधन की सीटें बढ़ जाएंगी। जी अगर नहीं जीतती है तो वो वही स्कोर होगा पिछले बार होगा। ठीक है शशि जी, आगे बढ़ते हैं भागलपुर की तरफ। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 5 पिछली बार एनडीए जीती थी, 2 महागठबंधन के पास आई थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन बढ़त लेंगे? यहाँ पर इंडिया डाउन होगा, ये तय है। एनडीए जी। 5 सीट नहीं आएगी, जी लेकिन यहाँ थोड़ा रिजल्ट बदलेगा। जैसे जी। भागलपुर में के जो अजीत शर्मा है, जी उनकी सीट फंस गई है। जी वो कांग्रेस की कंफर्म सीट मानते हैं कांग्रेस वाले, बिल्कुल। उनकी सीट फंस गई है। इस बार एंटिंग की मुंशी थी उनके खिलाफ। भाजपा थोड़ा एकजुट होकर लड़ा है। जी तो ये मैं क्लोज मानता हूँ, क्लोज में मैं इसको हम्म, बीजेपी को दे रहा हूँ। लेकिन बीपुर जो बीजेपी कंफर्म सीट थी, जी वो बीजेपी की फंस गई है। और वो सीट वहां पे जो सिलेंडर इंजीनियर साहब है, जी वो बीजेपी की जो सिटिंग एमएलए है, उनकी सीट फंसी है ड्यू टू पवन चौधरी वहां एक चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। जी दोनों सेम कास्ट हैं, तो जी। उन्होंने फंसा दिया उनकी सीट। तो बीपुर वीआईपी अगर कोई सीट एक पहली जीतती है हम्म, बिहार में, तो बीपुर हो सकती है। अच्छा एक तो ये चीज है। हम्म, अब आगे बढ़े, पीरपैंती की सीट बीजेपी के पास थी, ये बीजेपी के पास ही रही। जी उसके बाद आप बात करें सुल्तानगंज, तो सुल्तानगंज की जो सीट है वो जदयू और कांग्रेस के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। जी नाथनगर आरजेडी जीती थी तो आरजेडी भी जीतेगी। और कहलगांव की सीट जो बीजेपी जीती थी, जी यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर कहलगांव जो सीट है, वहां पर सदानंद सिंह एक नेता होते थे जो बहुत बार जीते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे। जी अब यहाँ पर उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं इस कहलगांव में। हम्म, लेकिन इस सीट में यादव मिले थे, पवन कुमार यादव, उनका टिकट काट के बीजेपी ने ये सीट दे दी जदयू को। जदयू को दिया। और यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने फ्रेंडली फाइट किया। जी कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया और आरजेडी ने संजय यादव, आप जानते होंगे, जो हम्म। झारखंड के नेता हैं, जी उनके बेटे को टिकट यहाँ दिया। हम्म, अब यहाँ पर क्या है कि अगर यादव मुसलमान वोट आरजेडी की तरफ जाता है जी एक तरफा, तो ये सीट आरजेडी भी जीत सकती है। यहाँ जी। आरजेडी और हम्म, जदयू के बीच में कांटे का मुकाबला है। जी ये एक ऐसी सीट होगी जहाँ फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस मुकाबले में, तो शायद उसका फायदा मिल जाए। प्रवीण कुशवाहा को हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी कुशवाहा वोट काटने में कामयाब होते हैं प्रवीण कुशवाहा, जी तो ये सीट आरजेडी जीत जी। जाएगी। तो इस जिले में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीटें महागठबंधन की बढ़ेगी, जी 2 नहीं रहेगी, 2 से जी। 3 हो सकती है। ठीक। शशि जी, आपने वीआईपी के बारे में बताया कि यहाँ पे वीआईपी का खाता खुलते हुए दिख रहा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, हाँ, एक और सीट है यहाँ पर जी। गोपालपुर, जिसकी मैं बात नहीं की, जी यहाँ भी वीआईपी लड़ रही है। जी। यहाँ भी वीआईपी हम्म, अच्छा चुनाव लड़ रही है। यहाँ भी बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं हम्म, जो काफी फेमस है, मीडिया में जो आते हैं, मंडल साहब, जी जो जदयू के एमएलए रहे हैं। जी गोपाल मंडल। हाँ, तो गोपाल मंडल जी लड़ रहे हैं। और तो इस सीट में भी हम्म, कांटे की टक्कर हुई है। अगर जी। यहाँ पर वो कुछ वोट काटते हैं 15-20 हजार, जी तो ये सीट भी जीत जाएगी हम्म, वीआईपी। VIP। लेकिन हालांकि ये सीट में जदयू को ही दे रहा हूँ। जी। तो ये है। तो शशि जी, जब वीआईपी की बात करते हैं तो इस चुनाव में मुकेश साहनी जी ने एक फैक्टर बनने की कोशिश करी कि उन्हें डिप्टी सीएम घोषित होना था, उनका लक्ष्य था, उन्होंने करवा लिया। डिप्टी सीएम वो घोषित हुए। उन्होंने कहा कि वो सन ऑफ मल्ला है और पानी से अपनी जनजातीय अपना गुजर बसर करने वाली जो जातियां हैं वो बिहार में 9% के आसपास है, बिंद, मल्ला और भी जो रिलेटेड हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 9% है, अगर उनके आधी भी हम वोटिंग मान लेते हैं कि 3.5-4% के आसपास उन्होंने वोटिंग करी है, तो 1.5-2% भी या 3% भी मुकेश साहनी जी उसको टच कर पाए, अफेक्ट कर पाए? देखिए, वो 9% की बात करते हैं, वो 9% में तो असर उनका नहीं था जी 9% बात करते हैं। लेकिन जो 1.5% निषाद वोट है, जी मलाह वोट है, जी उनमें उनका असर था। और जी। वो वोट महागठबंधन की ओर सीट कराने में कामयाब हुए हैं। जी, तो उसकी बढ़त महागठबंधन को मिलेगी। मिलेगी। और उसी के कारण है कि सहरसा, जब हम बात किए थे पहले फेज, जी वहां उनकी सीटें बढ़ रही हैं, तो निषाद फैक्टर की वजह से। अगर दरभंगा मधुबनी में लाभ हो रहा है, जी तो वहां भी निषाद फैक्टर का एक रोल है। जी। ठीक है शशि जी, आगे पढ़ते हैं अब हम
अब हम बांका की तरफ चलते हैं। बांका भी ऐसा जिला है जिसमें 5 सीटें और पिछली बार 4 की 4 सीटें एनडीए जीत गई थी, सिर्फ 1 सीट आई थी महागठबंधन के पास। तो शशि जी, इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या इस बार 1 से महागठबंधन बढ़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पर जो एक रिजर्व सीट है कटोरिया, वो आरजेडी जीत रही है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है जी, अमरपुर में बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ है जी, जयंत कुशवाहा यहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जितेंद्र सिंह कांग्रेस लड़ रहे हैं जी, यहाँ कुशवाहा बनाम राजपूत चुनाव देखने को मिला जी, और यहाँ बहुत ही क्लोज फाइट है अमरपुर कुछ भी हो सकता है जी, बांका जो सीट है वहां भी बहुत ही क्लोज फाइट है जी, वहां पर लेफ्ट लड़ रहा है चुनाव बांका में बांका की सीट में सीपीआई चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ सीपीआई बनाम बीजेपी के बीच में जी, क्लोज फाइट है जो रिजर्व सीट है दुरैया वो जदयू जीत रही है वहां जदयू को बढ़त है उसके अलावा ये 20 जिले में माने तो एक तो सिर्फ धुरैया जदयू जीत रही है दूसरा कटोरिया आरजेडी जीत रही है उसके अलावा अगर आप देखें तो बेलहर की सीट अमरपुर की सीट और बांका की सीट बहुत ही क्लोज फाइट में है जी, अगर इसमें से कोई भी सीट एक जीतती है जी, 2 जीतती है तो यहाँ बढ़त की होगी मुझे लगता है 1 से 2 सीट का लाभ यहाँ महागठबंधन को बांका में हो सकता है जी। शशि जी, कैमूर जिले की बात करते हैं। कैमूर जिले में पिछली बार 3 सीटें महागठबंधन के पास आई थी, 1 सीट यहाँ पे बसपा के पास भी आई थी, जामा खान, जो बाद में जदयू में चले गए, मंत्री बने। अब आप बोल सकते हैं 3 महागठबंधन के पास आई थी और 1 एनडीए के पास आई थी। हाँ, कह सकते हैं आप। तो इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? देखिए, पहले जमा खान जी की सीट की आपने बात की तो चैनपुर की वो सीट है जी, बिल्कुल। चैनपुर में जमा खान जी लड़ाई में थोड़ा पिछड़ गए हैं जी। उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर हेमंत चौबे चुनाव लड़े जो कि लालमणि चौबे जी के लड़के हैं जो भाजपा के पूर्व सांसद है बक्सर के प्रशांत किशोर जी ने टिकट दिया जनसुराज के टीम सिंबल पर जी। तो हेमंत चौबे जी ब्राह्मणों का वोट यहाँ लिए वो डैमेज किसको किए एनडीए को जी। बसपा ने राजपूत जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया वो राजपूत और हरिजन वोट लिए उन्होंने डैमेज किया एनडीए को और बीच कुशबिन जी जो भाजपा के टिकट पर लड़ते थे भाजपा के मजबूत बिल नेता रहे हैं वो लड़े आरजेडी के सिंबल पर तो उन्हें बिंद प्लस मुस्लिम यादव थोड़ा दलित और थोड़ा मुस्लिम थोड़ा अधिकतर जमा खान जी की तरफ ही है ये सीट थोड़ा रोचक सीट है आरजेडी की तरफ गया है फिर भी मुझे लगता है ये सीट आरजेडी के पास आ जाएगी तो बसपा के पास सीट थी और जेडी बस आ जाएगी उसके अलावा जो भभुआ की सीट है उसमें बहुत ही क्लोज फाइट हुआ है बीजेपी बना आरजेडी जहां के जो सिटिंग एमएलए थे वो ज्वाइन किए थे जो बिन साहब थे यहाँ पर भरत बिन साहब वो ज्वाइन किए बीजेपी तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो आरजेडी से जीते थे और यहाँ वीरेंद्र कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिया भभुआ में तो भभुआ में थोड़ा क्लोज फाइट है एस थोड़ा आरजेडी को है पर कुछ भी हो सकता है और एक जो सीट है मोहनिया उसमें रवि पासवान जी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट दिया आरजेडी का कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया तो रवि पासवान छेदी पासवान जी के लड़के हैं जो पूर्व सांसद हुआ करते थे वो बीजेपी के साथ में तो रवि पासवान जी यहाँ चुनाव जीत सकते हैं आरजेडी समर्थक इंडिपेंडेंट है उनको मोहनिया में एज है क्योंकि उनको पासवान के साथ साथ कुछ बाकी दलित जातियों का उनको यादव मुस्लिम अपर कास्ट का भी कुछ वोट और ओबीसी का भी कुछ वोट मिला है तो मुझे लगता है कि रवि पासवान जी और यहाँ पर जन स्वराज को भी अच्छा वोट आएगा जो जन स्वराज की कैंडिडेट है शायद गीता पासी है हाँ जी गीता पासी देखना पड़ेगा तो उनको भी अच्छा वोट आएगा जी उनके कारण मुझे लगता है कि ये सीट इंडिपेंडेंट रवि पासवान जी जीत सकते हैं जी मोहनिया की सीट और लास्ट जो सीट है रामगढ़ की हम लोग बात की जी नहीं रामगढ़ की बात नहीं करी रामगढ़ में अब रामगढ़ में जगदानंद सिंह के गृह क्षेत्र है जो कि बहुत बड़े नेता रहे हैं जी समाजवादी नेता रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो बक्सर के पहले सांसद भी रहे प्रदेश अध्यक्ष थे अभी नहीं है जी अभी नहीं है तो उनके पुत्र सांसद भी है बक्सर सुधाकर सिंह जी उनके भाई अजीत जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी रामगढ़ से ये बाई इलेक्शन भी ये लड़ते और हार गए थे और अशोक सिंह जीते थे अशोक बीजेपी के राजपूती नेता है जी और जो पहले एक बार आरजेडी सबका यादव जी चुनाव जीते थे उन्हीं के परिवार के व्यक्ति को टिकट बसपा ने दिया जी यहाँ पर बसपा आरजेडी बड़ा बीजेपी मुकाबला है चुनाव के 10 दिन पहले पूछते तो साफ दिख रहा था कि डायरेक्ट मुकाबला ही बीजेपी बनाम बसपा लेकिन वो जगदानंद सिंह जी का प्रभाव और जो सांसद है सुधाकर जी को मेहनत कर लीजिए और उनके परिवार का जो चक्रव्यूह कर लीजिए कि यहाँ चुनाव बड़ी ही रोचक हुआ है ट्रेमुलर फाइट है कोई भी जीत सकता है जी मतलब आप करे तो सबके बीच में मुझे लगता है 3-3 हजार का वोट का अंतर रह सकता है इससे ज्यादा नहीं होगा ज्यादा एज बसपा को है पर इस सीट में कुछ भी हो सकता है रामायण ठीक है सर अब बात करते हैं रोहतास जिले की तो सर रोहतास जिले में 7 सीटें हैं और पिछली बार 7 की 7 सीटें महागठबंधन के पास थी तो क्या इस बार महागठबंधन ये परफॉर्मेंस अपना रिपीट कर रहा है ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगा मेरे 7 आप जीते थे जी पर इसमें से 5 सीट आएगा इनके पास जी 5 सीट आने की उम्मीद है जी महागठबंधन और 2 जा सकता है एनडीए के पास जी इसमें करहगर की सीट है आप पिछले बार कांग्रेस चुनाव जीती थी संतोष मिश्रा जी तो वो चुनाव जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे अगर कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बदलती
और संतोष मिश्रा जी की जगह किसी कुशवाहा कैंडिडेट को लड़ाती इस सीट में, जी। हीरा कुमार जी के लड़के एक विकल्प हो सकते थे, जी तो ये सीट पक्का कांग्रेस जीत जाती। जी और ये सीट जीत रही है जदयू। जी यहाँ पर वोटों में बिखराव हुआ है एनडीए के वोटों में, क्योंकि इसी सीट से रितेश पांडे जन स्वराज के टिकट पर लड़ रहे हैं, भोजपुरी सिंगर। जी 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 हाँ, लोग बता रहे हैं कि चुनाव जीत सकते हैं, पर हमारे अनुसार वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जी। और वोट बटेगा, थोड़ा बहुत और वोट यही विधानसभा प्रशांत किशोर जी की मुहर है विधानसभा है। देखने में लगेगा कि जन स्वराज के कैंडिडेट डैमेज कर रहे हैं वोट एनडीए का, लेकिन वो डैमेज यूपीए का कर रहे हैं, महागठबंधन का कर रहे हैं। जी ये सीट जदयू जीत जाएगी तो एक सीट तो यही कम हो गया। जी दिनारा एक सीट है, हाँ जी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आलोक सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी वो पिछले कितनी मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं। और जी ऐसी चर्चा हो रही है कि सबसे महंगा टिकट है बिहार का वो जी दिनारा का। जी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से सबसे महंगे दाम में टिकट लिया, ऐसा बोलते हैं, बात कर रहे हैं। जी तो वो अच्छी लड़ाई में वो चुनाव जीत सकते हैं जी। दिनारा। हालांकि दिनारा में बहुत ही क्लोज फाइट हुआ है जी आरएलएम और आरजेडी में, जी क्योंकि वहां जय कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल दिनारा में। जी और वहां एक व्यक्ति है राजेंद्र सिंह जी, जी उनका भी रोल है। और राजेंद्र सिंह जी किनको सपोर्ट किए हैं, जी। राजेंद्र सिंह जी पहले वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ चुके लड़ हैं। चुके हैं और बड़े नेता रहे, बड़े नेता। प्रधानमंत्री थे झारखंड में। जी तो वो किसको सपोर्ट किए वो भी देखना होगा। लेकिन जी। मैं मानता हूँ कि दिनारा में बहुत ही क्लोज है जी। आरएलएम में। जी आरएलएम को एज है। जी सासाराम में एक सीट है, यहाँ भी जबरदस्त फाइट है जी आरएलएम में और आरजेडी में। जी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस जिले में 4 से मैंने टोटल 7 7 सीट है। हाँ जी। 4 से 5 जीत सकता है। महागठबंधन हाँ, 1 से 2 जीत सकता है एनडीए। एनडीए। तो यहाँ पे एनडीए बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीटें बढ़ेंगे। देखिए 0 था तो जी। किसी का बढ़ेगा ही। जी एक भी बढ़ा तो बढ़ा, 2 भी बढ़ा तो बढ़ा। जी सही बात है। अरवल की बात करते हैं शशि जी। अरवल में छोटा जिला है, मेरे ख्याल सबसे छोटा यही है। 2 सीटें हैं यहाँ पर, और 2 सीटों में से जो 2 की 2 सीटें हैं वो महागठबंधन के पास थी पिछली बार। तो क्या इस बार एनडीए का खाता खुलेगा यहाँ पर? इस बार थोड़ा बदल जाएगा, मुझे लगता है 1-1 का स्कोर रहेगा। जी अरवल प्रॉपर की सीट माले जीतेगी मुझे लगता है। जी वहां उनका कुशवाहा कैंडिडेट था, इंडियन एमएनसी जी। अरवल में जी कुशवाहा कैंडिडेट था, प्लस यादव वोट मिला है, मुस्लिम जी। वोट मिला है, दलित मिला है। जी और माले के कैडर का वोट तोड़ना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल और होता है। यहाँ मनोज शर्मा जी लड़ने आए थे जो गोह में लड़ा करते थे। हाँ जी। विधायक थे जी डीके शर्मा जी के पूर्व। जी काफी व्यवहारिक वो नेता है, लेकिन उनको टफ सीट मिली थी। तो ये सीट मुझे लगता है कि अरवल शायद निकाल ले माले एक बार फिर से। जी कुर्था में टिकट सिलेक्शन आरजेडी का सही नहीं था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर टिकट सिलेक्शन जदयू का अच्छा था। जदयू ने जो टिकट दिया पप्पू वर्मा कुशवाहा कैंडिडेट को, जी। कुशवाहा प्लस बुनिहार, तो वहाँ एक इंटैक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस सीट में आरजेडी किसी बुनिहार को भेज देता, जी। जहानाबाद में बुनिहार लड़ाया, जी 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 उनको अगर कुर्था भेज देता, जी और जिनको कुर्था में लड़ाया वो जहानाबाद के एमएलए थे, जी अगर उनको जहानाबाद में आरजेडी लड़ा तो ज्यादा अच्छा इक्वेशन होता। जी। और कहीं ना कहीं वो सीट निकल गई। कुर्था मुझे लगता है कि जदयू को एज है। तो यहाँ पे 1:1 होने वाला है। 1-1 हो सकता है, जी। नहीं होगा तो जी 14 तारीख को पता चलेगा। जी। जहानाबाद की बात करते हैं शशि जी। तो जहानाबाद में 3 सीटें हैं। ये 3 की 3 सीटें पिछली बार महागठबंधन के पास थी। तो क्या इस बार यहाँ पर एनडीए का खाता खुलेगा? देखिए जहानाबाद में महागठबंधन मजबूत है, जी क्योंकि आरजेडी माले प्लस कांग्रेस, माले का भी एक वोट है जहानाबाद। जी जी तो मुझे लगता है कि उनका वोट बैंक से जहानाबाद की तीनों सीटें, जी जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, महागठबंधन के पाले में जा सकता है। जी जहानाबाद में जन स्वराज के कैंडिडेट जो अभिराम सिंह जी, जी उन्होंने भी काफी अच्छा वोट लाया है। जी तो अभिराम सिंह जी शायद जन स्वराज के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। हाँ, तो उनको अच्छा वोट आ रहा है अभिराम सिंह जी को, बुनिहार जी। ठीक है, एक अच्छा वोट है, अपने तरफ लेने में सफल हुए हैं। जी तो जहानाबाद मुझे लगता है कि कम अंतर से जीते पर आरजेडी सीट जीत जाएगी। जी घोसी की सीट भी कम अंतर से जीते माले जीत जाएगी, और मखदूमपुर भी आरजेडी जीतने की उम्मीद है। जी। तो जहानाबाद में पिछले बार की तरह ही जी। शशि जी, इस इलेक्शन के होने से पहले, शुरू होने से पहले बिहार के मतदाताओं को, मीडिया को, सब लोगों को प्रशांत किशोर जी से और जन स्वराज से बड़ी उम्मीदें थी, और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। तो अब जब चुनाव पूर्ण हो चुके हैं तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, फेल हो गया, या आपको लगता है कि जो काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो वो फॉर्मूला इधर भी एप्लीकेबल है? तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए चुनाव परिणाम के अनुसार, जैसा हर बार प्रशांत किशोर जी बोलते रहे जी, या मैं अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा, जी, तो जो बोले हैं एकदम वही रिजल्ट आ रहा है। जी, रिजल्ट में तो जमीन पर रहेंगे, जी, उन्हें रिजल्ट में हो सकता है एक भी सीट ना आए जी, या एक आ जाए, जी, लेकिन जो वोट शेयर है उसमें वो आसमान पर रहेंगे। जी, आप ये सोचिए कि अगर 12 या 13% भी वोट आता है जी, तो कितना बड़ा वोट बैंक है। लोजपा आज भी अलग लड़े तो 6% वोट नहीं आएगा, जी, जदयू अलग लड़े तो 11% वोट नहीं आएगा, जी। कांग्रेस अलग लड़े तो 9% वोट नहीं आएगा। जी,
बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं प्रशांत किशोर इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। जी लोगों के जहन में सीट नजर आता है, वोट शेयर नहीं। जी तो लेकिन जो वोट एक बार प्रशांत किशोर को दे दिया इस बार, जी यकीन मानिए अगर वो मैदान जंग नहीं छोड़ते हैं जी तो इससे बढ़ेगा, उनका वोट घटेगा नहीं। जी क्योंकि लोगों को विश्वास होगा कि अगर 15% वोट आ रहा है प्रशांत किशोर को, जी अगले बार 30 आ सकता है, जी और 30 में तो गेम कर देंगे जी। उनके मुकाबले में। जैसे दिल्ली में हुआ था, पहले 28 सीटें आई थी और उसके बाद एक तरफा पूरा बहुमत बन गया था। किशोर का कंपेरिजन आप किससे नहीं कर सकते। जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आंदोलन से निकली पार्टी थी, जी। तो आंदोलन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी को कौन पूछता। जी और दिल्ली बिहार में बहुत अंतर है। जी बिहार के अंदर कितनी दिल्ली समा जाएगी, सही बात है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। जी दिल्ली में 7 लोकसभा है, बिहार में आप देख लीजिए कितनी लोकसभा, 40 लोकसभा। जी तो वो कंपेरिजन नहीं है। वहां 243 सीट है, 80 सीट है, जी 70 है। 70 सीट है, जी। तो कंपेरिजन ही नहीं है। जी। वो प्रशांत किशोर एक ने अपना एक प्रयोग में नहीं बोलूंगा, एक वे पारी खेल रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि पारी कितनी देर तक खेलते हैं, उस जी। पर उनकी सफलता निर्भर करती है। जी अगर देर तक वो खेलेंगे, अगर इसको T20 की तरह खेलेंगे और सफल होंगे, टेस्ट की तरह खेला है। इसकी तरह खेलेंगे, एकदम सफल होंगे। जी तो आगे बढ़ते हैं शशि जी औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं और पिछली बार 6 की 6 महागठबंधन के पास थी, और ये वाली जो पूरी बेल्ट है औरंगाबाद और उसके ऊपर, तो ये सारी महागठबंधन ने पिछली बार गजब तरीके से जीती थी। तो इस बार यहाँ पे महागठबंधन का परफॉर्मेंस कम होते हुए दिख रहा है। हाँ, औरंगाबाद वो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रोहतास में आपकी 102 सीटें कम हो सकती है, जी मैंने बताया, उस तरह औरंगाबाद में भी जी कांग्रेस वही स्थिति है। लेकिन यहाँ पर एक अजूबा चीज क्या है जी कि कोई भी कंफर्म सीट आरजेडी हार नहीं रही है, जी अच्छा जबकि आरजेडी गठबंधन हम्म, कंफर्म सीट जीत रही है। जैसे औरंगाबाद की सीट कांग्रेस जीत रही है, जी गोह की सीट जीत रही है आरजेडी, जी ओबरा की सीट आरजेडी जीत रही है, जी और कंफर्म सीट कोई भी एक कंफर्म सीट नहीं है एनडीए के पाले में। जी अब एनडीए जीत सकती है रफीगंज, जी। क्लोज फाइट है। जी एनडीए जीत सकती है कुटुंबा, मतलब हम लड़ रही है जी। हाँ, कुटुंबा के बराबर नहीं, राजेश राम जी की सीट, राजेश राम जी की सीट है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी इस सीट में राजेश राम जी फंसे हुए हैं, बहुत ही जी। क्लोज मुकाबला चल रहा है। जी ऐसा नहीं कि वो जीत नहीं सकते हैं, हम्म। बताना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा, जी इट्स वेरी क्लोज। नवीनगर की एक सीट है, जी। वो सीट जीत सकता है। यहाँ लड़ रहे हैं आनंद मोहन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, लड़ रहे हैं। जो शिवर में चुनाव लड़ते थे। हाँ, पर जी। अभी अलग है, चंद्रवंशी को टिकट दिया आरजेडी ने, जी अर्चना यादव जी लड़ रही हैं जयप्रसाद के टिकट पर, एक और यादव कैंडिडेट हैं, जी एक यहाँ राजपूत कैंडिडेट जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जी तो नवीनगर का बड़ा डाइसी सिचुएशन है, बताना बड़ा मुश्किल है कि हु कैन विन। जी पर इतना यकीन मानिए कि औरंगाबाद में महागठबंधन घट सकता है, जी पर ज्यादा घटेगा इसकी उम्मीद नहीं है। जी 1 से 2 सीट जी कहीं ना नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर रफीगंज भी जीत लिया, ठुमका भी जीत लिया, नवीनगर जी। जीत लिया, तो फिर नुकसान कहाँ होगा, क्योंकि 3 तो जीत चुकी है। जी तो औरंगाबाद मतलब आप कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर महागठबंधन के फेवर में है। जी सीटों में हो सकता है कि कुछ सीटों का नुकसान हो, जी उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष जी की सीट हो सकती है, एक कुटुंबा, एक नवीनगर हो सकती है, मतलब तीसरे सीट के रूप में ले तो रफीगंज हो सकती है। जी शशि गया की बात करते हैं। गया भी बड़े जिलों में से एक है, 10 सीटें हैं गया में। पिछली बार 5 एनडीए जीती थी, 5 महागठबंधन के पास रही थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि किसके पास एक एज रहेगा यहाँ पे? देखिए, गया कांग्रेस मुझे लगता है कि जो पिछले बार 5-5 आधा आधा छूटा था, जी लगभग उसी टाइप डायरेक्शन में जाएगा। जी सीटें परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुआ की सीट आरजेडी जीतते हुए दिखाई दे रही है। जी शेर घाटी की सीट आरजेडी जीती थी पिछले बार, इस बार भी जीतते हुए दिखाई दे रही है। जी तो 2 सीट आरजेडी के पास आ ही रहा है। टिकारी की जी। सीट में आरजेडी लड़ाई में आगे बने हुए हैं। जी उसके अलावा अटरी की सीट आरजेडी जीत रही है, तो ये 4 सीट में आरजेडी जीत की ओर है। जी और इसके अलावा आप इमामगंज, बाराचट्टी और बोध गया, जी इन तीनों ही सीट में आरजेडी लड़ाई में है, जी और यहाँ हम भी लड़ाई में हैं। यहाँ हम भी लड़ाई में हैं। इमामगंज, बाराचट्टी में हम को एज है, जी इमामगंज में आरजेडी को एज है, बोध गया में लोजपा को एज है, जी। कुछ भी हो सकता है। जी तो अगर आरजेडी ये तीनों सीट जीती तो 5 से बढ़ जाएगा यहाँ। जी और गया शहर पर भी नजर रखिए, गया शहर में प्रेम कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम कुमार जी नहीं हार सकते, यहाँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। जी और यहाँ पर जन स्वराज ने टिकट दिया था धीरेन्द्र अग्रवाल को। जी अगर धीरेन्द्र अग्रवाल जी को 10,000 सुपर मत आता है जी तो गया शहर भी बीजेपी हार सकती है। जी तो गया उजीरगंज की सीट जो बीजेपी जीती थी, जी। वहां कांटे का मुकाबला हुआ कांग्रेस। जी तो गया मुझे लगता है कि कांग्रेस सेमी स्कोर होगा, जी सीट कुछ इधर उधर हो सकता है। आप जीते थे तो एनडीए जीत ले, एनडीए ये जीत ले, जी लेकिन मुझे लगता है कि आप 5 से 6 आप मानो मिनिमम, मतलब 5 तो आएगा ही, 6-7 भी जा सकता है वहां। जी तो इसमें धीरेन्द्र अग्रवाल जी जो लड़ रहे हैं, उनकी मिठाई की दुकान है ना शशि जी वहाँ पे गया में? नहीं, ज्यादा तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। धीरेन्द्र जी। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जी और लोग बताता है कि बनियावर्ग मच्छी पकड़ है। जी अगर उन्होंने 10 से 15 के बीच में भी वोट काट लिया जी। होगा
तो यहाँ कांग्रेस ये सीट प्रेम कुमार जी से छीन लेगी, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। जी, अब नवादा जिले की बात करते हैं शशि जी। नवादा जिले में 5 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 1 एनडीए के पास थी और 4 महागठबंधन के पास थी। तो इस बार आपको क्या लगता है, किसके पास बढ़त होगी? इस बार एनडीए को, यहाँ हो सकता है एनडीए बढ़ेगी जी इस जिले में, पर वो भी बहुत डाइसी सिचुएशन में मुझे बोलना पड़ेगा। ये बहुत पिक्चर नवादा में भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो नवादा में क्या हुआ कि जो कौशल यादव एक मजबूत नेता थे जी, वो पहले थे जदयू में, अब आगे हैं आरजेडी में जी, और राज बल्लभ जी, जिनको ये लोग गुंडा बोलते थे सारे एनडीए, उनको अपने तरफ लेकर आए हैं जी, उनकी वाइफ जदयू के टिकट पर लड़ रही है। जी, एक चीज मिला है। दूसरा चीज ये मिला है कि अशोक महतो की एंट्री हुई है। जी। अब जानते हो जिनकी पत्नी लड़ी थी, जिनकी पत्नी लोकसभा लड़ी थी ललन सिंह के सामने, और अब वो वारसिलीगंज से चुनाव लड़ रहे होंगे जी, तो उनका सिरे गए, मतलब थोड़ा लीडरशिप में चेंज देखने को मिला है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवादा की सीट आरजेडी जीत सकती है जी, और सलीगंज की सीट जीत सकती है बीजेपी जी, और गोविंदपुर में बहुत ही क्लोज फाइट है जी, कोई भी जीत सकता है। वो देखना पड़ेगा कि कमरान किनका वोट काटते हैं। जी, अगर वो सिर्फ मुस्लिम वोट काटते हैं, सिर्फ मुस्लिम और कोई वोट नहीं मिलता है, जी, तो भी आरजेडी जीत सकती है। और लेकिन अगर पूरा अपर का शिफ्ट होता है लोजपा की ओर, जी, तो फिर लोजपा फाइट में आ जाएगी। जी, अब वहां पर लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है कि कमरान अपर कास्ट का भी वोट लिए हैं, जी। तो यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है। हम्म, लेकिन अब मेन फाइट मानिए इंडिपेंडेंट वर्सेज आरजेडी। जी, आरजेडी के जो कैंडिडेट हो मजबूत कैंडिडेट है कौशल यादव, कौशल जी की पत्नी है, जी, तो कुछ भी हो सकता है इस सीट में। हिसुआ में कांग्रेस पिछले बार जीती थी, जी। एपी सनील सिंह जी हैं, जी, ये बीजेपी की सीट थी हिसुआ, जी, पिछले बार हार गया था बीजेपी इंटरनल के कारण। जी, यहाँ कांग्रेस पिछड़ रही थी, लेकिन चुनाव के दिन जबरदस्त फाइट हुआ है, जी, तो यहाँ भी बहुत क्लोज है, कोई भी जीत सकता है। जी, जो भी जीतेगा बहुत ही क्लोज मार्जिन जीतेगा। जी, और एक यहाँ रिजर्व सीट है, जी, यहाँ पर नवादा में रजौली, जी, यहाँ पर आरजेडी और जदयू में जी, बहुत ही क्लोज फाइट है। आप मान सकते हैं कि नवादा आरजेडी जीत रही है जी, और सलीगंज बीजेपी जीत रही है, जी, और बाकी तीनों में क्लोज फाइट है। जी। तो देखते हैं इस क्लोज फाइट में कौन निकलता है। जमुई की बात करते हैं शशि जी। जमुई में 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 पिछली बार एनडीए के पास थी और एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी जीत के आए थे। तो एक तो जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे उनकी कंडीशन बताइए क्या है, और इस बार क्या लगता है कि आपको एनडीए का स्ट्राइक रेट वैसा ही रहने वाला जो है? इंडिपेंडेंट जीते थे सुमित जी, वो जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं, जी, और जदयू के हम बागी कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं। चकाई वो सीट है, और चकाई में यादव कैंडिडेट को टिकट आरजेडी ने दिया है, जो अपने प्रभुत्व है। तो चकाई बहुत ही क्लोज फाइट है जी, और जदयू के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इंटरनल फाइट है। जी, जदयू कैडर जो साथ नहीं दिए सुमित सिंह का, सुमित सिंह का अपना एक वोट बैंक जी, बहुत ही क्लोज होगा चकाई में। पर मुझे लगता है कि सुमित सिंह फंस गए हैं सीट, जी, ये सीट में आरजेडी को एज है। जी, झाझा एक सीट थी जी, जो पिछले बार जदयू जीती थी, जी, मुझे लगता है इस बार ये सीट आरजेडी छीन लेगी। जी, यहाँ पर क्लोज फाइट में आरजेडी को एज है। जी, जमुई की सीट बीजेपी के पास थी, जी। बीजेपी के पास रहेगी। जी, श्रेयसी सिंह यहाँ से, हालांकि श्रेयसी सिंह के खिलाफ भी बहुत इंडिपेंडेंसी है, जी, और बहुत ऐसे वोटर होते हैं कि कुछ भी हो पर देंगे बीजेपी को ही वोट, जी, उसका लाभ श्रेयसी जी को मिलेगा। जी, और एक जो सीट है सिकंदरा, यहाँ पर कांग्रेस भी लड़ रही है हम्म, चुनाव और आरजेडी भी लड़ रही है। हम्म, तो ये सीट में मुझे लगता है कि हम के जीतने को मिले। मुझे लगता है कि जमुई में जो 3-1, आप 3-1 मान लो क्योंकि इंडिपेंडेंट को एनडीए में गिन लो, जी, तो 3-1 जो स्कोर था जो पिछले बार जी। स्कोर आपने बताया था पिछली बार 3-1 का ही था शशि, 3 एनडीए का था और 1 इंडिपेंडेंट थे। एक इंडिपेंडेंट, तो 4 एनडीए था। जी। आप उसको ऐसे मानो 4 एनडीए, जी, तो 4 इस बार 2-2 हो जाएगा मुझे ऐसे। दोनों तरफ। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ। तो भी एक बहुत अच्छा अगर एनडीए में रिजल्ट गया भी, जी। तो भी एक आरजेडी जीतेगा। जी, लेकिन मुझे आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि जमुई में इस बार बराबरी पर स्कोर रहने वाला है, जी, 2-2 होने की उम्मीद है। जी। शशि जी, सेकंड फेज की हम ओवरऑल बात करें तो 122 सीटों में पिछली बार एनडीए बढ़त पर थी, महागठबंधन दूसरे नंबर पर रही थी, और 6 सीटें यहाँ पर अदर्स की आ गई थी, इंक्लूडिंग एमआईएम, और इंडिपेंडेंट भी कुछ आए थे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो एज है सेकंड फेज में किसके पास रहेगा? मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें जी, तो बराबरी पे ही ये चुनाव छूटेगा इसमें। उसका कारण ये है कि कुछ जिलों में अगर एनडीए बढ़ रही है, जी, जैसे नवादा में बढ़ रही है एनडीए, औरंगाबाद में बढ़ती है जी, आपको रोहतास में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। जी, तो दूसरी तरफ आप देखें तो आरजेडी भी उन जिलों में बढ़ रही था, बीजेपी मजबूत थी, जी, जैसे चंपारण, दोनों जी। चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जी, सीतामढ़ी, मधुबनी, जी, और ये सीमांचल में किशनगंज तरफ एमआईएम खत्म ही हो रहा है, जी, जी, उन्हीं की सीटें बढ़ रही हैं। जी, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बराबरी पे ही लगेगा। जी, अगर क्लोज कंटेस्ट सीट बीजेपी नहीं जीतती है अपनी, जी, जहां मैंने बीजेपी को एज दिया है क्लोज कंटेस्ट सीट, जी, तो डेफिनेटली महागठबंधन बढ़त की ओर होगी। जी।
धन्यवाद शशि जी, अपना इतना क्लोज एक्सपीरियंस और आपने अपनी टीम के साथ जो कड़ी मेहनत से डाटा इकट्ठा करा वो हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। जी जी, धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए, क्योंकि काफी लंबी बड़ी वीडियो हो गई थी ये, और आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है, वो आपको पसंद आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे अब हम बात करेंगे इसके आने वाली वीडियोस में कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल ये कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और जो पुराने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल रहे हैं कुछ उनको समझा जाएगा कि वो कब सही रहे कब गलत रहे। तो जुड़े रहिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार हमें बरसाते रहिएगा। धन्यवाद।